A very good evening to all my friends from the media. I welcome you all to Election Commission of India's press conference on Special Intensive Revision. I welcome Honorable Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi Sir, Senior Deputy Election Commissioners Shri Manish Garg Ji, Shri Pawan Kumar Ji, Deputy Election Commissioners Shri Bhanu Prakash Ji, Shri Sanjay Kumar, DGIT, Mrs. Seema, Ms. Shubhra Saxena, Director ECI, Shri Vijay Pandey Ji, DDG Law. I am Ashish Goel, DG Media. As always, the format of our PC would be, we'll start with the address by the Honorable Chief Election Commissioner, followed by a presentation that will be followed by a question answer session. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे साथी और आपके माध्यम से जुड़े हुए इस देश के सभी मतदाता, आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ। यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2
12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है, और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स, कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं, और उनके अंडर में ये सारे बीएलओस कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले, और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ईआरओ के इस निर्णय के बाद, अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद,
अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिला अधिकारी के पास कर सकता है, और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में, वह 0 थी। अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी, और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने एसआईआर से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा, और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ईआरओ और एईआरओ को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं, और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए, जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो,
तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। नेक्स्ट, सारे फॉर्म्स मिलने के बाद ईआरओ और एईआरओ ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए हैं। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए, बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। ईआरओस और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो बीएलओस की है, ईआरओस की है और डीओस की है, हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं, और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स, अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर, तो जरूर कर लें। साथ ही साथ सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और ईआरओस को यह निर्देश भी होंगे कि कल से शुरू होकर परसों तक वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को उनके समक्ष डिटेल में बतलाएंगे। जहां तक बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल है हर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा कि बिहार में था, हर बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो साइंड हो इलेक्टर्स के, वो कलेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेशन दे सकता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी दे सकता है। इससे जो चुनावी कर्मी हैं और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ, जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे, उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। ये सारी स्टेप्स वही हैं जो बिहार में हुई हैं, और उसी के साथ साथ
चूंकि इन्यूमरेशन फॉर्म लेते समय ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं या डेथ हैं या उनके डुप्लीकेट वोट्स बने हुए हैं, उन सब की लिस्टें बिहार में भी वो सभी BLA से भी शेयर की गई थी। पंचायत या पब्लिक ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएंगी और CEO के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एपिक नंबर लगा के देख सकता है कि उसका, जैसे पिताजी का नाम अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वहीं पर है कि नहीं। ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद जिन लोगों की मैचिंग या लिंकिंग 2003 या 2 या 4 से नहीं हो पाई है, उनको ERO नोटिस जारी करेंगे। नोटिस के बाद हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेकिंग किया जाएगा और ERO ये भी उनसे पूछेगा कि 2003 में आप कहां थे या आपके माताजी पिताजी कहां थे, जिससे अगर लिंकिंग नहीं भी हो पाई है तो वो भी कर पाए। साथ ही साथ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड भी शुरू हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का, योग्य व्यक्ति का अगर नाम छूट गया है तो अपना क्लेम वो जमा कर सकता है इंक्लूजन के लिए, फॉर्म 6 भर सकता है डिक्लेरेशन के साथ, या ऑब्जेक्शंस भी दे सकता है फॉर्म 7 में, या कई बार उसके नाम में अगर गलती हो या किसी और एंट्री में अगर गलती हो तो फॉर्मेट भी दे सकता है। तो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव का पीरियड होता है जो कि किया जाएगा, बिहार में भी किया गया था, और उसके ऊपर EROs अपना निर्णय लेंगे। ये कार्य पूर्ण होने के बाद फाइनल रूल्स पब्लिश होंगे और उसके बाद 15 दिन का समय जिला मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट अपील देने का और उसके बाद CEO के पास सेकंड अपील देने का, सभी के पास ये कानूनी मार्ग उपलब्ध होगा। जैसा कि बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक दर्शाया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या दिव्यांग हैं या कई बार हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो इनको अगर किसी भी मैचिंग करनी है 2003 से या लिंकिंग करनी है, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, उनके पास मोबाइल नहीं है या उनको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वॉलंटियर्स जो है वो या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं या NCC या NSS के वॉलंटियर्स होते हैं। तो स्वयं उस व्यक्ति के लिए वो चले जाते हैं और वो कागज बनवा लेते हैं, जिससे कि हमारे मतदाताओं को कोई भी असुविधा नहीं हो। और इसकी वजह से आपने देखा होगा बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। इस फेज में SIR के समय 1200 तक हम पोलिंग स्टेशंस को भी रैशनलाइज कर लेंगे और कुछ नए पोलिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे जो कि बदलाव के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में भी होंगे या गेटेड कॉलोनीज में, या कई बार जो स्लम क्लस्टर्स छूट गए हैं वहां पर भी। इस विषय पर जो ड्राफ्ट पब्लिश होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से DOs चर्चा भी करते हैं और उसके बाद ये 1200 हर पोलिंग स्टेशन की अलग अलग मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। ये ध्यान रखना होगा कि एक बूथ पर एक फैमिली के या एक घर पर रहने वाले सभी लोगों का नाम एक ही जगह आ जाए, उससे मतदाताओं को बहुत सुविधा होती है और बिहार में इसमें काफी लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया। जो बिहार का SIR हम लोगों ने कराया उससे चुनाव आयोग को ये भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SIR है। अर्थात 2003 में अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें, या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाए।